आज हम सेक्शन 161 और सेक्शन 164 सीआरपीसी जो आजकल 180 बीएनएसएस और 183 बीएनएसएस हो गए हैं उनके बीच में विरोधाभास को देखेंगे। होता क्या है कि जब भी किसी केस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो गवाह एक स्टेटमेंट आईओ को दे देता है जो 161 सीआरपीसी या 180 बीएनएसएस में रिकॉर्ड की जाती है। दूसरी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने होती है, वह 164 सीआरपीसी या 183 बीएनएसएस में रिकॉर्ड की जाती है। जब कोर्ट में ट्रायल के दौरान इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखा जाता है तो इनके बीच में भारी विरोधाभास होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो हम आज की वीडियो इसी विरोधाभास को लेकर प्रस्तुत करने वाले हैं। इससे आरोपी के ट्रायल पर क्या प्रभाव पड़ता है यह देखने वाले हैं, अदालत इसको किस प्रकार से देखती है यह भी देखने वाले हैं। सेक्शन 161 और सेक्शन 164 सीआरपीसी के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है यह अदालत में स्टेटमेंट्स की एक मुठभेड़ के जैसा होता है। जब गवाह तो एक हो लेकिन उसकी जबानें दो हो जाएं, एक जबान कुछ बोले और दूसरी जबान कुछ और बोले, तो कोर्ट किस जबान के आधार पर यकीन टिकाकर उस ट्रायल का न्याय करे। यही वह प्रश्न है जिससे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बार बार जूझता है, हर ट्रायल में जूझता है, हर केस में जूझता है। पुलिस डायरी में एक कहानी लिखी हुई है, मजिस्ट्रेट के सामने दूसरी कहानी सुनाई गई है और कोर्ट में जब खड़े होकर गवाह अपना बयान देता है तो वहां कहानी का तीसरा एडिशन तैयार हो जाता है। इस पॉइंट पर आकर एक विरोधाभास पैदा होता है और इस विरोधाभास के केंद्र में होते हैं सीआरपीसी के दो सेक्शन 161 और सेक्शन 164। नए कानून बीएनएसएस में ये सेक्शन 180 और 183 बना दिए गए हैं। बिल्कुल जस की तस भाषा है, सिर्फ संख्याएं बदली हैं। इन दोनों बयानों के बीच का अंतर और विशेष रूप से इन बयानों में आए हुए विरोधाभास को ट्रायल में उजागर करना या ना करना कन्विक्शन या एक्विटल का निर्णायक पहलू बन जाता है। आप कर पाए तो आप एक्विटल की ओर जाएंगे और अगर आप चूक गए तो आरोपी का कन्विक्शन तय होगा। पहले देखते हैं पुलिस के सामने दिया गया बयान जो 161 सीआरपीसी या 180 बीएनएसएस के तहत रिकॉर्ड किया जाता है। यह सेक्शन 161 का बयान एक तरह का प्रिलिमिनरी इनपुट होता है, प्रारंभिक सूचना होती है। जांच अधिकारी गवाहों से पूछताछ करता है और फैक्ट्स की रूपरेखा बनाता है, लेकिन यह बयान ना तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है और ना ही किसी भी तरह से ओथ या शपथ के आधार पर दिया जाता है। यह केवल पुलिस अधिकारी की जांच को एक दिशा देने के लिए होता है और इसी काम के लिए पुलिस अधिकारी इसका उपयोग भी करते हैं। यह बयान कोर्ट में कुछ भी साबित करने के लिए नहीं होता है। कोर्ट में इसे एविडेंस के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है, बल्कि केवल गवाह की दो अलग अलग समयों पर दिए गए बयानों के बीच में विरोधाभास को दिखाने के लिए सेक्शन 181 बीएनएसएस या 162 सीआरपीसी और सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार इनका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल साधारण भाषा में कहें तो 161 का बयान किसी भी दूसरे उद्देश्य के लिए कोर्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकता, केवल कोर्ट में दिए गए बयान के साथ विरोधाभास को उजागर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको ऐसे समझें। दूसरा बयान होता है जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, जिसको 164 सीआरपीसी का बयान कहते हैं या 183 बीएनएसएस का बयान कहते हैं। यह सेक्शन 164 या 183 बीएनएसएस के तहत जो बयान होता है वह गवाह का आधिकारिक बयान होता है। उसे शपथ लेकर दिया गया बयान कहते हैं। इसे मजिस्ट्रेट की निगरानी में रिकॉर्ड किया जाता है। इसे कोर्ट में एक ट्रूथफुल स्टेटमेंट के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में तो जब विक्टिम कोर्ट में आकर अपनी बात नहीं बोल सकती है तो उसके 164 के बयानों को ही उसका एग्जामिनेशन इन चीफ मान लिया जाता है। यानी यह 164 का बयान अपने आप में एक एविडेंस की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, बशर्ते इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली, गवाह ने यह बयान दबाव या लालच के बिना दिया हो। जब मजिस्ट्रेट के सामने बैठा है, पुलिस का दबाव ना हो, किसी बाहरी व्यक्ति का लालच ना हो। दूसरा पॉइंट है कि मजिस्ट्रेट ने इस बयान को रिकॉर्ड करते हुए गवाह को आवश्यक चेतावनी दी हो कि देखो भाई, आप बिना किसी दबाव के दे रहे हो ना, कोई दबाव तो नहीं है, और आवश्यक सर्टिफिकेट भी उस बयान के आखिर में जारी किया हो कि मैंने यह बयान उसी प्रकार से रिकॉर्ड किया है जिस प्रकार से गवाह ने बोला था।
तो यह चेतावनी और यह सर्टिफिकेट मजिस्ट्रेट के द्वारा बयान के दौरान रिकॉर्ड की जाने वाली अनिवार्यताएं हैं। और तीसरा पॉइंट जो इस बयान को महत्वपूर्ण बनाता है वह है कि ट्रायल के समय गवाह इस बयान की पुष्टि कर दे। ऐसा ना हो जाकर कह दे कि जी मुझे तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान देने के लिए पुलिस ने बाध्य किया था, जो उन्होंने कहा मैंने तो वही जाकर कह दिया। इस बयान की पुष्टि होनी चाहिए और पुष्टि बोलकर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवाह कह दे मैंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाकर अपना बयान दिया था, लेकिन यह ना बताए कि बयान में क्या बोला था। 164 सीआरपीसी के बयान को अक्सर प्रोसिक्यूशन अपने केस की रीढ़ मानता है, लेकिन जब गवाह इससे पलट जाता है और कहता है कि उसने मजिस्ट्रेट का बयान, उसने अपना मजिस्ट्रेटी बयान पुलिस के दबाव में दिया था या वह सच नहीं था, तब यह मजिस्ट्रेटी बयान न केवल अप्रभावी हो जाता है बल्कि प्रोसिक्यूशन की नैतिक और कानूनी स्थिति भी बहुत कमजोर हो जाती है। प्रोसिक्यूशन अपने केस को साबित करने के संकट में पड़ जाता है। हमें अपने बहुत सारे व्यूअर्स के पत्र मिले हैं जिनमें उनका दुख है कि एक पूरे दिन की दिहाड़ी आपकी मेंबरशिप लेने में लग जाती है, इसलिए मेंबरशिप फीस को कम किया जाए। अनेक अनुरोध पत्र मिलने पर हमने जुलाई 2025 में की गई अपनी फीस की वृद्धि को स्थगित कर दिया है। जिन मेंबर्स की मेंबरशिप फीस या क्रॉस एग्जामिनेशन आदि की फीस हमारे पास आ गई है, उन मामलों में हम एक्स्ट्रा फीस को अपने क्लाइंट्स की अगली सर्विसेज की फीस में एडजस्ट कर देंगे। हमारे सब मेंबर्स उसी पुरानी कम फीस का लाभ लेते हुए रह सकते हैं। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं, जब ये दोनों बयान आपस में टकराते हैं तो उस समय जो विरोधाभास पैदा होता है तो क्या होता है। अगर एक ही गवाह पुलिस को कुछ और बात बताता है, मजिस्ट्रेट को कुछ और बात बताता है, और जब वह कोर्ट में आता है तो वह कुछ और कहानी कहता है और यह कहता है कि साहब मैंने तो मजिस्ट्रेट साहब को बयान जो दिया था दबाव में दिया था, तो सवाल होता है कि इनमें से किस बात को सही माना जाए। ट्रायल कोर्ट के सामने जब गवाह के बयान के 3 रूप प्रकट हो जाते हैं, एक आईओ वाला, एक मजिस्ट्रेट के सामने बोला वाला और तीसरा कोर्ट में दिया गया बयान, तब कोर्ट के लिए यह तय करना कठिन हो जाता है कि वे किस बयान पर विश्वास करें। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, वह डिफेंस के लिए है। यह तो प्रोसिक्यूशन के लिए हुआ कि गवाह ने 3 बयान दिए, अलग अलग दिए। तीनों बयानों के बीच का यह कॉन्ट्राडिक्शन डिफेंस के लिए सबसे ताकतवर कानूनी हथियार बन जाता है। लेकिन यहां अपने आप हथियार नहीं बनता, यहां पर एडवोकेट को इसके काबिल होना पड़ता है कि वह कानून की आवश्यकताएं पूरी करके कोर्ट के सामने दिखाए। एडवोकेट को यह साबित करना होता है कि यह जो विरोधाभास बयानों के बीच में दिखाई दे रहा है, यह केवल मानवीय भूल नहीं है बल्कि एक सोच समझ कर किया गया बदलाव है, जो या तो दबाव में किया गया है या फिर गवाह झूठ बोल रहा है या इसको कोई लालच है। तो अब हम यह भी देखते हैं कि इन बयानों के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन उभर कर आता है उसको कोर्ट में प्रूव करने की लीगल प्रोसीजर क्या होती है। सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट में या 143 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी गवाह के पुराने बयान का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब उसे विधिवत रूप से गवाह के सामने पेश किया गया हो, यानी उस बयान का विरोधाभासी अंश गवाह के सामने पढ़कर उससे पूछा जाए, या गवाह यदि पढ़ना जानता है तो उसके सामने कागज को रख दिया जाए, देखो भाई खुद पढ़ लो इसको, ये लिखा हुआ है। और यहां पर यदि गवाह यह बात मान ले कि हां दोनों बातें अलग अलग कही गई हैं, पुराने समय पर आईओ को कही हुई बात कुछ और थी, मजिस्ट्रेट साहब को कही हुई बात कुछ और थी, तो वह विरोध वहीं कोर्ट में प्रूव हो जाता है। लेकिन वहां चतुर गवाह भी तो आते हैं ना, और वे उस विरोधाभास को अस्वीकार कर देते हैं या उसके ऊपर लीपापोती करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में उसके बाद जब केस का आईओ या मजिस्ट्रेट को कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया जाता है तो उस समय उनके द्वारा उस पुराने स्टेटमेंट को प्रूव करवाना जरूरी होता है। उनसे पूछा जाए कि देखिए साहब, क्या आपको इस गवाह ने यही बात बताई थी? वो कहेंगे हाँ यही बताई थी। तो फिर कोर्ट में आप ट्रायल के दौरान दिखाएंगे ट्रायल कोर्ट को कि साहब वहां तो कुछ और बताया था और यहां कुछ और बताया है, यह विरोधाभास आ गया है। यदि यह वाली प्रक्रिया जो सेक्शन 145 सीआरपीसी में लिखी है इसको नहीं अपनाया जाता
तो इस विरोधाभास को कोर्ट में प्रूव नहीं माना जाएगा और कोर्ट उस कॉन्ट्राडिक्शन पर, विरोधाभास पर कोई भरोसा नहीं करेगा, उसका आरोपी को कोई लाभ नहीं देगा। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में इस प्रकार की क्या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की है, ये जो जहां इस प्रकार के विरोधाभास आ जाते हैं। एक केस था महेंद्रन वर्सेस स्टेट 2023 SCC ऑनलाइन SC 432 पर। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब कोई गवाह ट्रायल के दौरान अपने 164 CRPC के बयान से साफ साफ पलट जाता है तो प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना होगा कोर्ट में कि ट्रायल में दिया गया बयान ही सच है, अन्यथा आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाएगा। एक दूसरा केस था दत्तू रामराव सखारे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह 2022 का केस था। 2022 11 SCC 728 पर दिया गया है। यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है 164 CRPC के बयान को जब तक ट्रायल में कोरोबोरेट न किया जाए तब तक 164 CRPC के बयान से अपराध को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट में आकर गवाह कह दे कि हाँ मैंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान दिया था लेकिन वहां क्या बोला था यह ना बताए। वहां उसको बताना होगा मैंने मजिस्ट्रेट साहब को यह बात बताई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जजमेंट से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि केवल शपथ के साथ दिया गया बयान पर्याप्त नहीं है। जो 164 का बयान है उसका लिफाफा खोलकर रिकॉर्ड पे लगा देना उतना पर्याप्त नहीं है। उस बयान को गवाह द्वारा कोर्ट में दोहराया जाना जरूरी है। अब हम यह देखने वाले हैं कि डिफेंस काउंसिल की रणनीति क्या हो कि यह कॉन्ट्रडिक्शन आरोपी की ताकत बन जाए। जब भी एक अनुभवी एडवोकेट को इस तरह का विरोधाभास रिकॉर्ड पर दिखाई दे तो उसे कुछ बातें करनी चाहिए। पहली बात, गवाह के सभी तीनों बयानों 161, 164 और कोर्ट बयान का एक तुलनात्मक अध्ययन वो अपने चैम्बर में बैठ के कोर्ट में जाने से पहले कर ले। दूसरी बात, प्रत्येक कथन के बीच में जो भी अंतर आया हो उसको एक टेबल या लिस्ट में लिखकर उसे क्लियर कर ले। हम लोग इस प्रकार के अंतर को या तो आरोपी से या आरोपी के किसी निकट रिश्तेदार से या लोकल एडवोकेट से हम इसको क्लियर करवाते हैं ताकि हमें साफ साफ पता लग जाए कि तीनों बयानों में किस प्रकार का अंतर है। इंडियन लीगल सिस्टम यह इसीलिए करवाता है ताकि हम इस कॉन्ट्राडिक्शन को, जो कि हर केस में आमतौर से होता है, इस कॉन्ट्राडिक्शन को आरोपी का हथियार बना दे। तीसरा पॉइंट है 145 या 155 इंडियन एविडेंस एक्ट या इसके अलावा जो आजकल नया आ गया है उसमें 143 या 158 BSA का प्रयोग करते हुए क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी को करें, लिखित सवाल तैयार करें। इसके बाद उस सारे के सारी तैयारी को कोर्ट में ले जाकर चौथा पॉइंट करें कि कोर्ट के सामने यह दिखा दें कि गवाह की विश्वसनीयता अब संदिग्ध हो चुकी है। हमने यह भी देखा है कि गवाही को कैसे चुनौती दी जाती है। हमने यह भी देखा है कि गवाहों की विश्वसनीयता को कैसे चुनौती दी जाती है, उनकी हैसियत को कैसे चुनौती दी जाती है। ये सब कानून में दिया गया है। हमने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको दिखाया है। यदि ये सारे कदम प्रोसीजरली ट्रायल प्रोसेस में ले लिए जाएं तो डिफेंस हमेशा कोर्ट को यह समझा सकता है कि गवाह झूठा है, कंफ्यूज्ड है, उसकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि यह तो एक अविश्वसनीय व्यक्ति है। अंत में हम यह देखते हैं कंक्लूजन क्या निकलता है कि एक गवाही है और उस एक गवाही में 3 कहानियां बताई गई हैं। कोर्ट किसको माने? कोर्ट में वही गवाही मजबूत होती है जो हमेशा अपरिवर्तित हो, स्पष्ट हो और निष्पक्ष हो। लेकिन जब एक ही गवाह 3 अलग अलग गवाहियां देता है, पुलिस के सामने कुछ और देता है, मजिस्ट्रेट के सामने कुछ और देता है, ट्रायल के समय कोर्ट में आकर बिल्कुल एक अलग कहानी का बयान करता है, तो इससे न्याय का तराजू हिल जाता है। सेक्शन 161 और 164 CRPC में या 180 और 183 BNSS के ये वाले विरोधाभास केवल तकनीकी असमानताएं नहीं हैं, ये पूरे ट्रायल की दिशा और उसका परिणाम तय करने की ताकत रखते हैं। एक कुशल एडवोकेट के लिए यह केवल कानून की जानकारी का विषय नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल चतुराई का, कोर्ट प्रोसेस की समझ का और क्लाइंट के लिए उसके जुझारूपन का एक पैमाना भी होता है। क्योंकि आखिरकार न्याय उसी को मिलता है जो अपने शब्दों से अदालत को हिला देने का नहीं बल्कि पूरे कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सही दिशा देने का, उस तरफ ले जाने का काम करता है।
इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहाँ खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करिए या फिर वहीं पर दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं। तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।